हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, नीड फॉर आउटसोर्सिंग एंड स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज येट अनदर ट्रेंड। ओके, आउटसोर्सिंग आज एक अलग ट्रेंड बन गया है, दैट इज रीशेपिंग बिजनेस, जो बिजनेस को रीशेप कर रहा है। बिजनेस हम लॉन्ग टाइम से करते चले आ रहे हैं, ओके, और बिजनेस में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज के टाइम पर जो एक ट्रेंड है दैट इज आउटसोर्सिंग, जो बिजनेस की उन एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके, या बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ एट अ टाइम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लैक करते चले जाते हैं या उतना फोकस नहीं कर पाते हैं कि चीज़ें बेटर वे में आ पाए। सो इट रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, ये क्या है? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और जनरली द नॉन कोर and of the late even some of the core activities to captive or third party specialist with a view to benefiting from their experience, experts, efficiency, even investment. Okay, आउटसोर्सिंग में हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस में बाहर से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं या हम लोग वो काम करवाते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है। हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारे ही बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करे और उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ उन्हें पे करते हैं। सो हम जो आउटसोर्सिंग करेंगे या जिस एजेंसी से करेंगे वो एजेंसी के पास उसका एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपर्टीज के थ्रू काम करेगी और ये बेनिफिट होगा किसको? जो कंपनी आउटसोर्स करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर ए का है और उसने आउटसोर्स किया है बी से, है ना, बी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, तो बी से अगर उसने कोई अपना काम या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाया है तो ए को फायदा होगा एज वेल एज बी को भी फायदा उसमें होगा। सो वो जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो स्पेशलिस्ट होगा, है ना, और उस स्पेशलाइजेशन के थ्रू वो उस पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। ओके, ऑफ देयर एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या उसके पास जितने भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होंगे उनसे वो एम्प्लॉय उस काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स होंगे। उस एजेंसी या उस आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे, उनके पास इतनी एफिशिएंसी होगी कि वो दूसरों के कामों को सही तरीके से कर पाए और इवन इन्वेस्टमेंट करवाते भी हैं, है ना, जिसके तहत जो हमारी कंपनी है वो अपने कोर काम पे ध्यान दे पाता है या अपने कोर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और जब वो स्टार्ट हो जाता है तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। बहुत सारी एक्टिविटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारी एक्टिविटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल वो परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाकर के हम बिजनेस की बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नॉन कोर और कोर। ओके, कोर मीन्स जो इम्पॉर्टेंट है और नॉन कोर जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एसेंशियल है, फिर भी उसके बिना हम अपने कोर एक्टिविटी को शायद परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना, या उसकी कमी के कारण जो हमारा कोर काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारे लिए नॉन कोर एक्टिविटी होता है जिसमें हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हम वो काम उस एजेंसी से करवा सकते हैं या उस काम को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, तब जाकर के जो हमारा उतना कॉस्ट है वो शायद इन्वेस्ट नहीं होगा, उतना हमारा फोकस जो उस नॉन कोर एक्टिविटी में लग रहा है वो हमारा कोर एक्टिविटी में फोकस होगा, है ना। तो ये है आउटसोर्सिंग का डेफिनेशन। द नेक्स्ट वी हैव इज नीड फॉर आउटसोर्सिंग। अब हमें आउटसोर्सिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा, हम लोग आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन।
नेसेसिटी यानी ज़रूरत, नीड जो है वो हर इन्वेंशन की माँ है, मदर है। ओके, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर हमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होगा तो हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हम उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं करेंगे अगर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है या वो हमारे लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करता है ना। हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भूख लगेगा, ओके, वो हंग्री है, तो उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो एक नीड आया ना, भूख लगा तो भूख को सेटिस्फाई करने के लिए हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो जब तक हमें भूख नहीं लगेगा तब तक हमें खाने का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा। अगर हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं और हम उनको उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उतना हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। लेकिन वही चीज़ें अगर किसी और इंडिविजुअल को या किसी और लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो वो जो फूड है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो सेम थिंग है नेसेसिटी यानी नीड। हमारी लाइफ को लग्जीरियस बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं? तब जा करके हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स फॉर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर रेट। ओके, आज जो हमारा मार्केट है वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। हम वही प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे कस्टमर के द्वारा डिमांड किया जाता है। कस्टमर हमेशा ये चाहता है कि मैं जो प्रोडक्ट कंज्यूम करूं या जो मैं गुड्स को कंज्यूम करता हूं या करूंगा वो गुड्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और रीजनेबल रेट का होना चाहिए। अगर हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रेशर बनता है कि हम जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हायर क्वालिटी का होना चाहिए और एट लोअर रेट का होना चाहिए। वो रेट का होना चाहिए जो हम लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ या लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम लोग सेल आउट कर पाए। अच्छा क्वालिटी एट लोअर रेट। Ever demanding customer and emerging technologies are the three major drives causing a rethink and relook। अगर हमें हमारा जो मार्केट है वो बोल रहा है कि आप जो चीज़ कर रहे हो या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बारे में सोचो और देखो। ओके, रीथिंक एंड रीलुक। हम अगर किसी काम को कर लेते हैं और उसको हम वैसे ही सबमिट कर देते हैं, एक बार किया, बिना उसको दोबारा चेक किए, बिना उसको रीचेक किए हम लोगों ने सबमिट कर दिया। हो सकता है कि मैंने अपने साइड से 100% परफॉर्म करके दे दिया, बट जो एग्जामिनर होगा या जो इन्विजिलेटर होगा, अगर वो हमारी कॉपी या फाइल को चेक करेगा तो उसमें से वो मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकता है। चांसेस है कि हमारा मिस्टेक फाइंड आउट हो जाए, लेकिन अगर हम उस चीज़ को रीचेक करके देंगे, एक बार मैंने अगर एक प्रोजेक्ट बनाया या एक फाइल लिखा है, उस फाइल को अगर हम दोबारा रीचेक करते हैं तो हम अपना मिस्टेक खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हम उस फाइल को सबमिट करेंगे। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो मेरा सप्लायर है ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन मैंने नंबर ऑफ सप्लायर से तो कभी डील नहीं किया है, केवल एक ही सप्लायर से डील किया है, तो अगर वो मेरे लिए अच्छा है, जब तक वो अच्छा है, जब तक हमारा रिलेशन अच्छा है, अगर मुझे बाद में पता चले कि वो मुझे हाई रेट पर दे रहा है, बाकी जितने सप्लायर्स हैं वो सेम रॉ मटेरियल लो रेट पर सप्लाई कर रहे हैं या उससे कम दाम में सप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा? हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब हम एक चीज़ पर दोबारा सोचते हैं, एक चीज़ पर हम रीलुक करते हैं। रीथिंक एंड रीलुक। एक बार किया,
सोचो और देखो क्या हम इसको और कम कर सकते हैं, क्या हम इसको और बेटर तरीका से परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को हमें एक बार रीचेक करना चाहिए, एक बार रीलुक करना चाहिए, तब जाकर के हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम कहाँ पर वेरिएशन ला सकते हैं, हम कहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर हम थोड़ा सा अगर इस चीज़ को और बेटर तरीके से पूरा कर सकते हैं। ओके, एट बिजनेस प्रोसेस सम मेजर रीजंस ऑफ आउटसोर्सिंग आर एस फॉलो। अब कुछ मेजर रीजंस है जिसके कारण हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं या किसी भी कंपनी में आउटसोर्सिंग होता है। द फर्स्ट इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन। ओके, बाय आउटसोर्सिंग द रूटीन टास्क ऑफ द कंपनीज कैन कंसंट्रेट ऑन मोर क्रूशियल मैटर। एक कंपनी है वो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, बहुत सारा कोर और नॉन कोर एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो हम वहां पर अटेंशन दे पाएंगे, हम वहां पर फोकस कर पाएंगे जो हमारे कंपनी का क्रूशियल मैटर्स होगा, जिस पर हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ओके, अगर वो काम परफॉर्म नहीं हुआ, अगर वो काम को कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया तो हो सकता है कि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो। तो वो बेनिफिशियल तभी होगा जब हम क्रूशियल मैटर पे ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो कितना इनकम कमाता है और कितना एक्सपेंस करता है, उसको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। अगर हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगेगा। उसी प्रकार कंपनी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने के लिए होते हैं जिस पर अगर कंपनी का हेड या बॉस फोकस नहीं करेगा तो वो और जो उसका स्ट्रेंथ बनना चाहिए वो और उसका डिमेरिट्स में काउंट होने लगता है और एट द एंड वो कंपनी को बंद करने का नौबत आ जाता है। फिर हमें वो कंपनी या बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के नॉन कोर एक्टिविटीज़ को दूसरे एजेंसी के द्वारा परफॉर्म करवाते हैं और वो एजेंसी हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज़ के थ्रू या एक्सपर्ट्स एम्प्लॉय के थ्रू वो हमारे काम को ईजिली परफॉर्म करता है और हमसे बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमारा जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो उस एजेंसी का कोर एक्टिविटी बन जाता है, क्योंकि वो एजेंसी उसी लिए इस्टेब्लिश हुआ है, उसी काम को करने के लिए वो एजेंसी इस्टेब्लिश हुआ है जो हमारे लिए नॉन कोर में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय आउटसोर्सिंग द सेल्फ प्रमोशन फंक्शन of an advertising agency, the company can concentrate on maintaining quality and on increasing the production capacity। अगर एक कंपनी है और उसका मेन काम ये है कि हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करना है, ये उसका कोर एक्टिविटी है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना होगा। अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को नहीं बताएंगे तो हमारा कस्टमर अवेयर कैसे होगा कि ये कंपनी ये भी प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो हम काम दे देते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसकी क्वालिटी है, हमने ये रॉ मटेरियल, ये इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स करके ये प्रोडक्ट को बनाया है। ओके, अब वो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, क्योंकि वो एजेंसी केवल एडवर्टाइज करने के लिए है तो उसके पास क्रिएटिव माइंडेड पीपल है, वो लोग अवेलेबल है जो क्रिएटिव सोच सकते हैं, है ना, इनोवेटिव सोच सकते हैं, जो हर चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया, बेस्ट रॉ मटेरियल हम लोगों ने उसमें मिक्सअप किया है, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए हैं और बेस्ट एम्प्लॉयज़ ने उसके लिए काम किया है। ये हमारा मेन काम है। तो हमारा मेन काम क्या है
उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करना। अगर हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, क्या हमारा कस्टमर उसे परचेस करेगा? नहीं। अगर एक बार वो कर भी लेगा तो सेकंड टाइम वो उसे परचेस नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैंने तो फर्स्ट टाइम परचेस किया, कंज्यूम किया, तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो कंपनी क्या करेगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे देगा काम और अपना फोकस करेगा क्वालिटी पे कि हम कैसे क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। जो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, क्या वो हमें बेस्ट रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है? वो ये भी इंश्योर करेगा कि हमें देखना चाहिए कि दूसरे सप्लायर्स जो है वो और किस तरीके का रॉ मटेरियल दूसरी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। इसके तहत वो क्या करेगा? जान पाएगा दूसरे सप्लायर्स के बारे में। पहले वो प्रोडक्शन करके एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देता था, तो यहाँ पर जो उसका माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा था, लेकिन अब उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि उसने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो काम दे दिया है। और ये भी वो देखेगा कि हम कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, है ना, हम कैसे अपनी क्वालिटी प्लस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लॉन्च होगा, तो उसे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कंज्यूम कर पाएंगे। अगर हम असमर्थ होंगे, क्या उतने कैपेबल नहीं होंगे कि हम कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए या कस्टमर के नीड्स को पूरा कर पाए, तो हो सकता है कस्टमर किसी और प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर जाए या किसी और प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके से हम फोकस करेंगे अपने मेन एक्टिविटी पे या क्रूशियल मैटर्स पे, जो कंपनी के लिए, जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल उस पे जो कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का बॉस है, वही फोकस कर सकता है। अगर वो अपने इंटरनल अफेयर्स के बारे में या इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बारे में दूसरों से सजेशंस लेने लगे या उसके लिए वो आउटसोर्सिंग करेगा, तो वो उसके कंपनी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना सीक्रेट रूल्स होता है या एक अपना सीक्रेट तरीका होता है काम करने का। अगर वो उसको डिस्क्लोज करेगा तो वो उसके कंपनी के लिए बेनिफिट्स नहीं बनेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट रिडक्शन। द आउटसोर्सिंग एजेंसीज परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट कंपनीज। जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं या आउटसोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं? दूसरे का काम परफॉर्म करती हैं। ओके, परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज के लिए वो टास्क परफॉर्म करती हैं। सो क्लाइंट कंपनीज गेट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो क्लाइंट कंपनी है, जो कंपनी उस एजेंसी को काम दे रहा है, वो कंपनी जो उस एजेंसी को टास्क दे रहा है, उसको फायदा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट बना रहे थे और क्वालिटी और प्रोडक्शन कैसे हम इंक्रीज कर सकते, इस पे हम कंसंट्रेट कर रहे थे। लेकिन साथ में हमने एडवर्टीजमेंट पे भी बात किया कि हमें एडवर्टीजमेंट भी करना है। अगर हम दूसरे एजेंसी को, उस एजेंसी को देंगे एडवर्टीजमेंट का, जो केवल एडवर्टाइजिंग का करता है वो एजेंसी, तो यहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा उतना नहीं करना पड़ेगा जितना हम इस एजेंसी को देंगे, क्योंकि इस एजेंसी का काम है एडवर्टाइज करना। तो उसने वो सारा अरेंजमेंट कर लिया है, सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है, सारी चीज़ों को अपने एजेंसी में इनबिल्ड कर दिया है। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ों की आवश्यकता या जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, अगर वो कंपनी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पहले क्या करेगा? हायर करेगा, अपने बिजनेस में इनपुट करेगा, देन आफ्टर वो एडवर्टाइज करेगा, तो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन अगर वही हम काम दूसरी एजेंसी को देते हैं या उस एजेंसी को देते हैं जो काम करता है केवल एडवर्टाइज करने का, तो हमें वो जो कॉस्ट लगेगा वो उतना नहीं लगेगा जितना हमें पहले लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो एजेंसी केवल एक कंपनी से डील नहीं करता है, या वो एजेंसी केवल एक कंपनी का टास्क परफॉर्म नहीं करता है, वो नंबर ऑफ कंपनीज और डिफरेंट कंपनीज का टास्क को परफॉर्म करता है।
जिस पर वो जो उनसे पैसे लेता है वो उतना नहीं होता है जितना वो कंपनी अगर खुद से एडवर्टीजमेंट करे। ओके, तो यहां पर जो कंपनी है उसको बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ अलायंस। सम एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, जो बहुत सारी एक्टिविटीज है उसको हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। देन दीज अलायंस पार्टनर्स इन्वेस्ट फॉर द आउटसोर्स एक्टिविटीज। Business can be expanded by some amount of investable funds, as now these funds are to be invested in limited number of activities। पहले हम लोग अगर आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे थे तो हम लोग कंपनी के बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। हम उन एक्टिविटीज़ पर पैसे को खर्च कर रहे थे जिस पर हमारा उतना फोकस नहीं होना चाहिए या जो हमारे लिए नॉन कोर एक्टिविटी में काउंट होता है, लेकिन हम फिर भी उसके लिए खर्च कर रहे थे। जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो वो उतना पैसा हमारा बच जाता है। हमने एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दिया, तो एडवर्टीजमेंट के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता थी अब तो हम वो अपने बिजनेस में इनबिल्ड नहीं कर रहे, हम केवल उतना ही पे कर रहे जितना वो एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये जो पैसा हमारा बच गया, जो हमने रिसोर्सेज परचेस करने थे, जो हमने इक्विपमेंट परचेस करने थे केवल और केवल एडवर्टाइज करने के लिए, जो वो पैसा बच गया हम उसको अपने कंपनी के लिए या कंपनी को और डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आउटसोर्सिंग मेन more of so offshore outsourcing stimulate entrepreneurs employment so and export in the host countries, that is the countries from where the outsourcing is done in India is in the IT sector। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा वो आउटसोर्सिंग करता है आउटसोर्सिंग सेक्टर्स में, है ना। IT सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करता है। वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ IT सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो लोग बेसिकली इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। आउटसोर्सिंग इनेबल्स द फर्म टू परस्यू एक्सेलेंस इन 2 वे। ओके, आउटसोर्सिंग जो है वो एक तरीके से फर्म को सपोर्ट करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो अपने एक्सेलेंस को परस्यू कर पाए, एक्सेलेंस को कैरी कर पाए, जिस पर उसको फोकस करना चाहिए केवल वो उसी पे फोकस करे या उसी पे कंसंट्रेट करे। ये कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करवाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारा अननेसेसरी या नॉन कोर एक्टिविटी कर देता है तो हमारे लिए ये आसानी होगा कि हम अपने कोर एक्टिविटी पे ध्यान दें, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें नोट्स प्रिपेयर करना है और हमें कहीं से नोट्स अवेलेबल हो जाता है तो हमें केवल पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर हम पढ़ लेंगे तो हम उससे नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। तो हम जितनी चीज़ों को अरेंज कर पाते हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अगर वो काम हमें कोई और करके दे देता है तो हम बेसिक चीज़ों को करने में ईजिली कर पाएंगे उसे। ओके, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है दे एक्सेल देमसेल्फ इन एक्टिविटीज दैट दे कैन डू द बेस्ट ऑफ वर्च्यू ऑफ लिमिटेड फोकस। ओके, लिमिटेड फोकस, बेस्ट वर्च्यू और देमसेल्फ। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आउटसोर्सिंग है वो क्या कर रहा है, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके तहत कंपनी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तत्पर है, या वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। कब देगा, जब वो नॉन कोर एक्टिविटीज़ में उतना फोकस नहीं करेगा या उन एक्टिविटीज़ में उतना फोकस नहीं करेगा जो बिजनेस के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट बिजनेस की कोर एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए वो एक रोल प्ले करते हैं। ओके, तो बेस्ट परफॉर्मेंस तब दे पाएगा जब वो लिमिटेड एरिया में फोकस कर पाएगा,
या लिमिटेड सेक्टर में वो फोकस कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा फोकस ऑन अटेंशन। जो कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है वो अपनी गुड्स की क्वालिटी पे और प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं वो उस पर फोकस करेगा। अगर हम एडवर्टाइज किसी और चीज़ से या किसी और एजेंसी से करवा रहे हैं तो मेन फोकस हमारा कहाँ होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमारा फोकस होगा और प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंपनी के पास जो एरिया बचेगा वो क्या होगा, लिमिटेड एरिया होगा। और लिमिटेड एरिया में हर इंडिविजुअल या हर कंपनी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज दे एक्सेल बाय एक्सटेंडिंग देयर कैपेबिलिटीज थ्रू कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, और contracting or the remaining activities to those excel in performing them। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें हेल्प प्रोवाइड करा रहा है, और एट द सेम टाइम जो कंपनी है वो अपनी एक्टिविटी को और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है और बेस्ट तरीके से वो उसको कर करके अपने कस्टमर को दे रहा है ना। जो उसका कंसंट्रेशन है वो कब बढ़ेगा, जब वो एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो क्राइटेरिया या जो उस पर बर्डन होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। काम करने का जो प्रेशर होता है या जो बर्डन होता है, अगर हम किसी पे बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं या बहुत ज़्यादा ड्यूटी उसको असाइन कर देते हैं तो वर्क प्रेशर जो होता है, वर्कलोड जो होता है, जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में पूरा नहीं कर पाता है या वो बहुत सारी चीज़ों को स्मूथली नहीं कर पाएगा। वो स्मूथली तभी करेगा जब हम उसको किसी लिमिटेड एरिया के लिए हायर करेंगे या उसको वही काम देंगे जिसमें वो एक्टिवली उसको कर सकता हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का स्कोप क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ। बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज मोर पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर विच प्रोवाइडेड कस्टमर ओरिएंटेड। ओके, क्या है ये? कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज 24/7 आवर्स, है ना, 24 घंटे ये हमारे लिए अवेलेबल होता है। और ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये बहुत फेमस है बिजनेस के एरिया में। जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ज़रूर करते हैं, यानी अपने बिजनेस में उन लोगों को लेते हैं या उन लोगों के द्वारा काम करते हैं या उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसके चलते हम अपने बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। आउटसोर्सिंग कंप्राइजेस 4 की सेगमेंट। और आउटसोर्सिंग जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर के या 4 चीज़ों के द्वारा हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर अ फर्म गिव्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अ डिफरेंट फर्म। ओके, एक कंपनी क्या करता है, अपना जो काम है वो दूसरे एजेंसी को देता है। वो एजेंसी को जो केवल मैन्युफैक्चरिंग करता है, जहां पर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है। ओके, मेकिंग अ प्रोडक्ट टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अ डिफरेंट फर्म। क्लियर? दिस फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मोर कॉमन इन डेवलप्ड कंट्री। और इस तरीके की बात करें कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है या उस एजेंसी को दिया है तो वो फेमस है डेवलप कंट्रीज में। जो कंट्रीज डेवलप है वो इस काम को पूरा करती हैं या इस तरीके से वो अपनी बिजनेस को रन करवाते हैं। द एडवांटेजेस इज दैट द कंपनी सेव कॉस्ट ऑफ लेबर। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर हम अपना जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो अगर हम किसी दूसरे कंपनी को देते हैं या दूसरे एजेंसी को देते हैं तो उसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, मटेरियल्स एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें दूसरे चीज़ का
मैन्युफैक्चर करना है या उसे प्रोड्यूस करना है तो हम अपना कोर एक्टिविटी तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमें दूसरा चीज़ भी परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो हम उस टाइम में क्या करेंगे, हम वो काम उसको दे देंगे जो एजेंसी उसको परफेक्टली करके देता हो या वो उसी काम को परफॉर्म करता हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। अ कंपनी हायर्ड बाय अनदर कंपनी और रिसर्च सेंटर टू टेक ओवर सर्टेन पार्ट रनिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल। यहां पर हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए। ओके, किसी चीज पर हमें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या हम जानना चाहते हैं तो हम इस तरीके से रिसर्च करवा सकते हैं। द कंपनी में डिजाइन, मैनेज एंड मॉनिटर द ट्रायल एनालिसिस, analyze the result. Okay, the next point we have is point number 3, contract sale. It refers to indirect sale process. ये जो एक प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, इनडायरेक्ट सेल प्रोसेस है, थ्रू विच द सेलर सेल्स प्रोडक्ट सर्विसेज। ओके, टू बायर वाइल मेकिंग सम प्रॉफिट्स। ओके, कुछ प्रॉफिट रख करके वो अपना बायर को सेल आउट कर रहा है या बायर को वो प्रोडक्ट बेच रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेटिक। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उस एजेंसी से टाई अप कर रहे हैं या उस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, मार्केट से रिलेटेड हो सकता है, कंज्यूमर से रिलेटेड हो सकता है। जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस। अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी को क्या बेनिफिट्स होता है, जहां पर उसको कॉस्ट, लेबर का जो कॉस्ट है वो अगर कम लग रहा है, मटेरियल का उतना खर्चा नहीं लग रहा है या उसको वो मशीनरी इनबिल्ड नहीं करना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एट द सेम टाइम तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे जो कंपनी को कहीं ना कहीं किसी चीज में हैम्पर कर सकते हैं। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंशियली। वाइटल इंफॉर्मेशन जो है कंपनी का, अगर हम किसी कंपनी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर हमें अपनी कंपनी के बारे में उस एजेंसी को बताना पड़ेगा, या जिस प्रकार अगर हम काम करते हैं, जो हमारे सीक्रेट्स हैं, हमारा जो चीज़ें हैं जो केवल हम जानते हैं या हमारे एम्प्लॉय जानते हैं या जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बैठे हुए वो लोग जानते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों को उस एजेंसी को बताना पड़ेगा। तो वो हो सकता है बाद में हमारे कॉम्पिटिटर्स को लीक कर दे, उन कंपनी को हमारे बारे में बताते जो हमारे लिए कंपटीशन है, हमें जो टाइट कंपटीशन दे सकते हैं और हमारे सीक्रेट्स को जानने के बाद वो मिसयूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इथिकल कंसर्न। यूज टू चाइल्ड लेबर इन आउटसोर्सिंग फर्म इज अनइथिकल। अगर हम किसी एजेंसी को आउटसोर्सिंग का काम देते हैं या हम अपना काम किसी एजेंसी को देते हैं, वो क्या करता है, चाइल्ड लेबर को यूज करता है। हम तो वहां देखने नहीं जा रहे हैं, केवल मैंने सुना कि ये एजेंसी अच्छा काम करता है, इस एजेंसी के द्वारा जो काम करवाया जाता है या जो ये कंपनी का टास्क को परफॉर्म करता है वो अच्छे से करता है। लेकिन अगर उस एजेंसी में चाइल्ड लेबर है, वो काम कर रहा है जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, कानून के खिलाफ जा रहा है, तो ये है कि इथिकल कंसर्न से ये गलत है। नेक्स्ट वी हैव इज रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज। ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट में कॉज रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज। जो होम कंट्रीज है उसमें क्या हो जाता है, उदासी आ जाती है या लोग निराश हो जाते हैं या नाखुश होते हैं या अनहैप्पी हो जाते हैं जब हम ये काम दूसरे कंट्रीज को करवाते हैं या दूसरे कंट्री के लोगों से करवाते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि जो आउटसोर्सिंग है वो डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो कंपनी जो डेवलप है और वो कंट्रीज के कंपनीज क्या करते हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं
वहाँ पर वो लोग उस काम को करवाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग काम करवाएंगे तो मटेरियल का कॉस्ट कम लगेगा, लेबर का कॉस्ट कम लगेगा, तो वहाँ से वो डेवलप कंट्री में जा रहा है। लेकिन अगर वो काम उसी कंट्री में होगा तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, लेकिन ये चीज़ अगर नहीं होगा तो वहाँ के जो पीपल होंगे वो उनसे नाखुश होंगे। ओके।